सो हाय, दिस इज अभिषेक और फिलहाल हमारे साथ है डॉक्टर सूरज चिरानिया सर, जो कि एमबीबीएस, एमडी और डीएम है। सर ने अपना हेमेटोलॉजी एंड बीएमटी फिजिशियन का कोर्स जो है, एजुकेशन जो है वो कंप्लीट किया है सीएमसी वेल्लोर से। सर फिलहाल एचसीजी मुंबई यहाँ पे कंसल्ट है एंड लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन बीएमटी, Yeah, thank बोन you. मैरो ट्रांसप्लांट। Yes, thank you, Abhishek, for inviting. यस। सो सर, बहुत सारे लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये नाम तो पता है, बट उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं है, एंड फॉर दैट वी आर हियर। एंड लोगों के जो डाउट्स है आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो क्यों करना पड़ता है वो बता दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। Yes. So basically, bone marrow ये जो टर्म है ये एक स्पॉन्जी टिश्यू रहता है जो अपने हिप और वर्टिब्रल बोन्स के बीच में रहता है, और यही एरिया से अपने ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, वो हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सो यूजुअली जो भी ब्लड की बीमारियां रहती है, जो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, तो वो यहीं से होती है। इसीलिए उन सेल्स को बोन मैरो स्टेम सेल्स बोलते हैं, और ये जो बीमारियां के जड़ ये बोन मैरो में रहती है। तो इसीलिए इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसके वजह से जो भी सेल्स है, दो टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं, वो आप फ्यूचर नेक्स्ट कन्वर्सेशन में सुनेंगे। तो ये जो टाइप के स्टेम सेल्स है, नॉर्मल स्टेम सेल्स और बोन मैरो सेल्स हम इकट्ठा करते हैं, और जो प्रॉब्लमेटिक सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और नॉर्मल सेल्स को वापस पेशेंट में देते हैं। इसलिए ये प्रोसीजर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। बट लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं है, बीएमटी के बारे में नहीं है। वो होता कैसे है सर? वो ट्रांसप्लांट जो है वो किया कैसे जाता है, उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। तो यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये 5 स्टेप्स प्रोसीजर रहता है। तो जैसे आप सोचेंगे ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होना जरूरी रहता है। तो डोनर यूजुअली दो टाइप के रहते हैं। एक ऑटोलॉगस यानी खुद की स्टेम सेल्स, नॉर्मल स्टेम सेल्स या बोन मैरो सेल्स हम निकालते हैं, और दूसरा रहता है एलोजेनिक, यानी एलोजेनिक में दूसरे इंसान से लेते हैं। तो मोस्टली ये दूसरा इंसान फैमिली डोनर रहता है, भाई बहन या पेरेंट्स या बच्चे, इनमें के स्टेम सेल्स हम इकट्ठा करते हैं। तो यूजुअली ये होगा एक स्टेप। दूसरा, ये जो बोन मैरो मैंने बताया, ये बहुत छोटा सा स्पेस रहता है बॉडी में। तो ये स्पेस में जगह बनाने के लिए जो प्रॉब्लमेटिक सेल्स है उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो हमको कीमोथेरेपी या रेडिएशन इसका इस्तेमाल करके ये स्टेम सेल डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, सो दैट जो अपन ने नॉर्मल सेल्स इकट्ठा किए वो पेशेंट को देने के बाद उनको स्पेस मिले। ये स्टेप को बोलते हैं कंडीशनिंग रेजिमेंट। सो पहला स्टेप हुआ स्टेम सेल कलेक्शन, बोन मैरो सेल्स कलेक्शन। सेकेंड रहता है कंडीशनिंग, जिसमें स्पेस बनाया जाता है उनके लिए। तीसरा ट्रांसप्लांट, जिसमें स्टेम सेल्स और बोन मैरो सेल्स हम पेशेंट को दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक रहता है, जस्ट एज सिंपल एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे अपन ब्लड देते हैं वैसे ही ट्रांसप्लांट रहता है। इसको करीब 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर ये तीसरा स्टेप हुआ। तो चौथा रहता है कि ये स्टेम सेल्स जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये बोन मैरो जो जगह रहता है हिप बोन और वर्टिब्रा में, वहां पे जाके अपना जगह बनाता है। वहां पे जगह बनाने के बाद वहां पे हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनाना शुरू करता है। इसको बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट फेज। तो एनग्राफ्टमेंट फेज में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कभी कभी 0 के करीब पहुंच जाते हैं, और वहां से वो बढ़ना शुरू होते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट फेज रहता है पोस्ट एनग्राफ्टमेंट फेज। उसमें ये सेल्स बनना शुरू होते हैं, पेशेंट को इम्यूनिटी देते हैं। इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है। तो अगर 3 महीना ट्रांसप्लांट के बाद अच्छा चले गया तो लगभग कॉम्प्लिकेशन के चांसेस लेस देन 10% रहते हैं। और ये पोस्ट एनग्राफ्टमेंट स्टेज में जैसे बच्चे को वैक्सीनेशन करते हैं, इन पेशेंट को भी 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन देना हमें शुरू करना पड़ता है। ओके, बट which type of patients can get benefit from BMT? यस,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किन पेशेंट को बेनिफिट मिल सकता है। यूजुअली जो ब्लड के प्रॉब्लम दो टाइप के रहते हैं, एक नॉन कैंसरस यानी सिकल सेल, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे बीमारियां। दूसरा टाइप रहता है कैंसरस, जैसे ब्लड कैंसर देखे गए, लुकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। ये मोस्टली मेजर टाइप के ब्लड कैंसर है। ये सभी बीमारियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके। और प्रोसेस जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, वो कैसे होती है सर, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो कैसे रहता है कि अगर अपने को पूरा समझाया जाए तो यूजुअली एक पेशेंट लगता है, एक डोनर लगता है। जैसे मैंने ऑटोलोगस में बताया कि पेशेंट ही डोनर रहता है, एलोजेनिक में फैमिली मेंबर मोस्टली डोनर रहता है। तो यूजुअली पेशेंट को इम्यूनिटी हम मेडिसिन देने के बाद, जो कंडीशनिंग रेजिमेन में कीमोथेरेपी देने के बाद इम्यूनिटी पूरा डाउन होना रहता है, तो उनको एक स्पेशल रूम्स में लगते हैं, जिस रूम में पूरा एनवायरमेंट कंट्रोल्ड रहता है। हेपा फिल्टर से हम जो भी बाहर के इन्फेक्शन है प्रिवेंट करते हैं। उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रहता है, जिससे बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हवा रूम के बाहर जा सकती है। और हम बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन रहते हैं। एक पेशेंट को एक सिस्टर ही ट्रीट करते हैं, कम से कम लोग पेशेंट से मिल पाते हैं। बहुत से बार अगर पेशेंट समझदार है, जो खुद का ख्याल रख सकता है, तो किसी को पेशेंट के साथ में नहीं रखते। अगर हमको लगता है कि पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हेल्प का जरूरत रहता है, तो हम एक मेंबर को अलाउ करते हैं, बट उसको रिप्लेस नहीं करने देते हैं। तो ये उसका रहने का तरीका रहता है पीएमटी में। फिर जैसे मैंने बताया कि डोनर का दूसरा स्टेम सेल्स इकट्ठा करने के लिए, या बोन पहले हम ऑपरेशन थिएटर में जाके हिप बोन से स्टेम सेल निकालते थे। अभी कुछ अच्छे इंजेक्शन आए हैं, जैसे ग्राफिल है, प्लेरिग्जाफर है, उससे स्टेम सेल्स सर्कुलेशन में आते हैं। जैसे पेशेंट का कोविड के दौरान प्लाज्मा इकट्ठा करते थे, वही सेम प्रोसीजर से स्टेम सेल इकट्ठा करते हैं। तो डोनर को हम 4 दिन का इंजेक्शन देते हैं, तो उससे स्टेम सेल उनका सर्कुलेशन में आता है, और जो अफेरेसिस मशीन रहता है उससे हम वो स्टेम सेल्स इकट्ठा करके रखते हैं और उसको स्टोर करते हैं। जब पेशेंट का कंडीशनिंग रेजिमेन खत्म होता है तो हम वो स्टेम सेल्स देते हैं, और फिर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो स्टेम सेल फिर फ्यूचर में काम करना शुरू करेंगे, और फिर पेशेंट को हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बढ़ाने में ये काम करता है। बट सर, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि ब्लड कैंसर जो है वो भी बीएमटी से क्योर हो सकता है। यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर देखा जाए 20 साल पहले तक ब्लड कैंसर बोले तो सबको आनंद मूवी याद आती थी कि ब्लड कैंसर बोलने के बाद एक ही रास्ता अपने को नजर आता था। बट अभी बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये बहुत रिडिफाइन हो चुका है कि जिससे क्योर परसेंटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70%, यानी 70% से ज्यादा वो अच्छे होते हैं। तो इसमें अगर कैंसर देखा जाए तो ल्यूकेमिया जो अलग टाइप के रहते हैं, एक्यूट माइलॉइड एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये टाइप के कैंसर भी क्योर होते हैं। लिम्फोमा, उसमें हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इनमें मोस्टली हम रिलैप्स सेटिंग में यूज करते हैं, पर इसमें भी क्योर रेट बहुत अच्छे हैं। मल्टीपल माइलोमा में ट्रांसप्लांट से क्योर रेट होने का चांसेस नहीं रहता है, बट उनका लाइफ बहुत अच्छे से प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके वजह से पेशेंट ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और अच्छे से रह सकता है। ओके। और एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद भी वापस एक बार करने की अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है 1 से 2 बार हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यस, तो इसमें डिपेंड करता है कि फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल हुआ है। कभी कभी कुछ टाइप के ट्रांसप्लांट लेते हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा में टैंडम ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं। पहले ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं और थोड़े 3 महीने के बाद हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ कंडीशंस है, जैसे मल्टीपल माइलोमा, उसमें मल्टीपल टाइम ट्रांसप्लांट हो सकता है। देन अगर दूसरे भी कंडीशन है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, कभी कभी पेशेंट थोड़े दिनों के बाद ज्यादा रिलैप्स होता है,
तभी भी हम कर सकते हैं। और बहुत से बार एक कॉम्प्लिकेशन रहता है ट्रांसप्लांट का, ग्राफ्ट रिजेक्शन, यानी पहले स्टेम सेल्स जो दिए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हम रिस्क्यू ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एक पेशेंट का मोर देन वन टाइम्स भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, बट पेशेंट उसके लिए फिजिकली फिट चाहिए। ग्रेट। और ट्रांसप्लांट के लिए जैसे आपने बोला कि मेनी टाइम्स यू नीड अ डोनर फॉर इट, तो जब डोनर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन करता है अपने, तो डज इट हर्ट्स और उससे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं डोनर के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा ट्रांसप्लांट अगर ये वर्ड सुना तो अपने को याद आता है किडनी ट्रांसप्लांट का, लीवर ट्रांसप्लांट का। तो किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी निकाल लेते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट में एक हिस्सा लीवर का देते हैं, पर लकीली स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज एज सिंपल एज डूइंग ब्लड डोनेशन, क्योंकि आजकल जो इंजेक्शन आ गए हैं, जैसे मैंने कहा कि जो स्टेम सेल्स को मोबिलाइज करते हैं और हम उसको इकट्ठा करते हैं, तो यूजुअली ओनली प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम 4 दिन का इंजेक्शन देता है, उससे थोड़ा बॉडी पेन होना, थोड़ा नेजल स्टफीनेस होना, पेशेंट को थोड़ा एंजाइटी हो सकता है, और मोस्टली ये इंजेक्शन स्टॉप करने के बाद वो भी नहीं रहता है। बहुत से बार अगर पेशेंट का वेन हो, अच्छा हो, तो उसको कोई भी कैथेटर डालने का जरूरी नहीं रहता है, बट अगर कभी वेन अपने को नहीं मिलता है तो हमको कभी कभी सेंट्रल लाइन डालने का काम, फीमोरल लाइन डालने का काम पड़ सकता है। वो भी बहुत ही आसानी से होता है, लोकल एनेस्थेशिया में होता है, उसको पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये अगर पेशेंट डोनर फिजिकली फिट है तो उसके लिए ये 100% सेफ प्रोसीजर है। उसको उल्टा ये मदद करता है, जैसे अपन बोलते हैं डोनेट, ब्लड डोनेट करना बॉडी के लिए अच्छा रहता है, तो स्टेम सेल्स भी डोनेट करना डोनर के लिए अच्छा रहता है, उसको कोई भी 0% रिस्क रहता है। ग्रेट। अब जैसे आपने कहा कि इट इज जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन में वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टाइप्स, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बट बोन मैरो का मैच कैसे डिफाइन होता है सर? यस, तो जैसे सभी को पता है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप लगेगा, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को बी पॉजिटिव ही लगेगा। वैसे ही स्टेम सेल्स में आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स रहते हैं, उनको हम HLA बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये यूजुअली पहले तो हम 4 to 6 टाइप के ही चेक करते थे, अभी हम 10 to 12 टाइप्स के चेक करते हैं। ये प्रोसीजर बहुत रिफाइन हो चुका है, तो अपने को बेस्ट डोनर मिले। तो HLA टाइप अगर फुल मैच रहता है तो वो बेस्ट डोनर रहता है, बट कभी कभी वो हाफ मैच रहता है, यानी एक एंटीजन पे 2 पार्ट रहते हैं, कभी एक पार्ट मैच होता है, दूसरा नहीं होता है, तो उसको हाफ मैच ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अभी के मॉडर्न टेक्निक से जो भी मेडिसिन आए हैं, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सके, उनके वजह से हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी लगभग एज गुड एज फुल मैच ट्रांसप्लांट हो चुका है। और तीसरा ट्रांसप्लांट जैसे रहता है, उसको हम बोलते हैं मैच अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट, यानी अपने पास कोई डोनर ना हो, तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड देयर आर रजिस्ट्रीज जिसमें स्टेम सेल्स का HLA करके उनको टाइप करके रखा हुआ है, हम उस पर अपलोड करते हैं पेशेंट का HLA, तो हमको 2 से 3 दिन में उसका रिजल्ट पता चलता है पेशेंट को डोनर अवेलेबल है या नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इम्पोर्टेंट टेस्ट HLA हम डिसाइड करते हैं कौन सा डोनर है या कौन सा नहीं है। टॉक अबाउट डोनर्स, डोनर्स के लिए कुछ ऐसी एज लिमिट होती है, फिजिकल फिटनेस होती है सम काइंड ऑफ, सो दैट दे कैन डोनेट और दे कैन विल टू डोनेट द बोन मैरो, यू कैन से? यस, सो जैसे ब्लड डोनेशन का भी फिटनेस लगता है कुछ, उनके लिए डूज एंड डोंट्स रहते हैं, वैसे ही स्टेम सेल डोनेशन, बोन मैरो डोनेशन के लिए रहता है। उसके लिए एज लिमिट रफली 65 है, बट एज इज जस्ट अ नंबर। कभी कभी 55 एज का पर्सन भी फिजिकली फिट ना हो तो रिजेक्ट हो सकता है, और 70 इयर्स का मैराथन रनर यानी फिजिकली फिट अगर रहा बंदा तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे डोनेशन के लिए मैंने कहा 0% रिस्क रहता है, तो यूजुअली हम हेल्दी डोनर्स को चूज करते हैं।
एक कोमॉर्बिडिटी इंडेक्स रहता है, तो उसको स्टेम सेल कोमॉर्बिडिटी इंडेक्स बोलते हैं। हम HSCT कोमॉर्बिडिटी इंडेक्स, उसके वेरियस पैरामीटर्स रहते हैं, उसमें हम असेस करते हैं उसका कार्डियक फंक्शन क्या है, लीवर फंक्शन क्या है, उसका लंग फंक्शन क्या, किडनी फंक्शन क्या, ऐसे रैंकिंग रहता है। और डिपेंडिंग ऑन दैट स्कोर वी विल check the patient is the donor is fit for donation or not। तो अगर देखा जाए तो यूजुअली हम लेस देन 65 years विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज और कार्डियक डिसीज के नहीं रहने वाले डोनर को ज्यादातर ये फिट करते हैं। ओके, और डोनर मिल गया, ट्रांसप्लांट आपके जिस डॉक्टर से हेल्प लेके आपसे सक्सेसफुल हो गया, मगर पैरामीटर क्या होता है ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने का? हाउ डज वी विल गेट टू नो कि ट्रांसप्लांट हैज बीन सक्सेसफुली डन? यस, सो कैसे रहता है कि हमने जैसे बताया कंडीशनिंग रेजिमेंट देने के बाद हम ओरिजिनल जो सेल्स रहते हैं, या उसको हम बोलते हैं डिसीज बोन मैरो सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें नॉर्मल सेल्स डालते हैं। जैसे टाइम जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, यूजुअली 14 डेज में पेशेंट का WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू होता है। तो वो एक इंडिकेशन रहता है कि स्टेम सेल्स का एक्सेप्टेंस बॉडी में हो रहा है। तो यूजुअली प्लेटलेट और WBC का जो एनग्राफ्टमेंट है 2 to 3 वीक्स ट्रांसप्लांट करने के बाद रिकवर होना शुरू करता है। हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा 1 महीने से ज्यादा टाइम लगता है। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टेस्ट रहती है, उसको हम काइमेरिज्म टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि पेशेंट और डोनर इनका दोनों के ब्लड कलेक्शन करके ट्रांसप्लांट करने के पहले हम स्टोर करके रखते हैं। तो वो वेरियस उनके आइडेंटिफाइबल मार्कर जो पेशेंट का जीनोटाइप रहता है, यानी जो आइडेंटिटी रहता है दोनों पेशेंट का, हम प्रिजर्व करके रखते हैं। यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद यानी 28 दिन के बाद हम वो आइडेंटिफायर क्रॉस चेक करते हैं। तो होता क्या है ट्रांसप्लांट में, पेशेंट के स्टेम सेल का आइडेंटिटी लॉस होता है और वो डोनर के आइडेंटिफाइबल मार्कर से रिप्लेस होता है। यानी जो डोनर के आइडेंटिफाई मार्कर्स ही पेशेंट के अंदर में रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्सेप्टेड काइमेरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, हम यूजुअली 1 महीने के बाद करते हैं और ये एक ब्लड टेस्ट ही है। ओके, और वी जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर द सक्सेसफुल परसेंटेज ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट? तो अगर देखा गया तो ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट सक्सेस रेट रहता है। जैसे थैलेसीमिया में ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है अगर फुल मैच डोनर है। बाकी जो कैंसरस कंडीशन है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोप्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसमें 60 to 70% सक्सेस रेट है। लिम्फोमा में अराउंड 70 to 80% सक्सेस रेट है। मल्टीपल माइलोमा में ये प्रोसीजर सक्सेसफुल होने का रेट इज 95% है। तो मल्टीपल माइलोमा में ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट हमेशा याद रखना चाहिए कि मल्टीपल माइलोमा में ये नॉन क्यूरेटिव प्रोसीजर है। बाकी की बीमारियां बताइए उसमें वो क्यूरेटिव प्रोसीजर है। ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा नंबर है एंड यू कैन टोटली गो फॉर इट। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमारे बोन मैरो को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कौन सी ऐसी चीजें जो फॉलो करनी चाहिए? तो यूजुअली जो दूसरे कैंसर्स रहते हैं उससे ब्लड कैंसर्स ये विपरीत रहते हैं, ब्लड की बीमारियां विपरीत रहती है। सबसे ज्यादा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में रहता है, क्योंकि इनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। अगर उनका शादी के पहले जैसे HP लेप्टोस्पिरोसिस किया तो ये दोनों बीमारियां जो भी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ में पता हो सकती है, सो दैट दे कैन प्लान देयर प्रेगनेंसी और उनका चिल्ड्रन का भी वो अप्रोप्रिएट टाइम पे टेस्ट करके उसका डायग्नोसिस करके निदान कर सके, तो वो सबसे अच्छा रहता है। So the last but not the least, what will
what will be your urge to the viewers right now? Yes. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये डोनर के लिए 100% सेफ प्रोसीजर है। अगर अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी मैच होता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो ब्रदर सिस्टर उनके जो अगर उनका शादी है तो उनके वाइफ्स और उनके फैमिली मेंबर्स कभी कभी डिनाई करते हैं, बताते हैं कि उसको कैंसर है तो डोनेट करने से तुमको भी कैंसर हो जाएगा या तुम्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर ऐसा कोई मिलता है अपॉर्चुनिटी जिससे आप किसी का लाइफ सेव कर सकते हैं, तो ये 100% सेफ प्रोसीजर है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ उसके लिए 4 डेज एक इंसुलिन जैसा इंजेक्शन लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में नहीं है किसी को प्रॉब्लम, तो आप भी इंडियन रजिस्ट्री है, फॉरेन रजिस्ट्री है, वहां पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इंडियन रजिस्ट्री है, दात्री रजिस्ट्री है, और डीकेएमएस ये जर्मनी रजिस्ट्री है बेसिकली, पर अभी वो इंडिया में भी डोनर के लिए चेकिंग करते हैं। तो दात्री, डीकेएमएस, बीएमएसटी ये रजिस्ट्रीज है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके एचएलए का कोई मैच रहा और उसे स्टेम सेल्स या बोन मैरो का जरूरत है तो आप ये डोनेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रिविलेज की बात होगी और प्राउड फीलिंग की बात होगी कि आपके स्टेम सेल किसी की और की जान बचा सके। जैसे लोग मरने के बाद आई डोनेट करते हैं और नई उम्मीद देते हैं पेशेंट्स को, वैसे ही आपके स्टेम सेल्स आपके जिंदा रहते हैं किसी को नई जिंदगी की उम्मीद देंगे। तो अगर आपको ये मौका मिले तो बिल्कुल इससे चूकना नहीं है। ग्रेट। ये सवाल होगा, सिर्फ सवाल। देखिए, ये सारी चीजें होती है बीएमटी से रिलेटेड, और आई मस्ट बी वेरी रॉन्ग राइट नाउ कि आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होगी। एंड ऑल थैंक्स टू सर सूरज सर, डॉक्टर सूरज सर, जिन्होंने हमें इतनी इंफॉर्मेटिव सारी चीजें जो है वो इतनी इजीली बताई। ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड ऑल थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप पेशेंट्स की सेवा करते रहिए। एंड ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। किसी की लाइफ बचाना एक ऐसी चीज से जिसका कोई क्योर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर।